धाम आपके लिए लाए हैं स्पेशल ऑफर, जिसमें परीक्षा धाम पब्लिकेशन की सभी बुकलेट मध्य प्रदेश में कहीं भी न्यूनतम मूल्य पर यानी मिनिमम प्राइस पर कोरियर से घर बैठे आप प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम सामान्य अध्ययन की बात करें तो इसका मूल्य है 399 रुपए। मध्य प्रदेश परीक्षा धाम वस्तुनिष्ठ 2022 की यदि बात करें तो इसका मूल्य है 399 रुपए। वहीं पर प्रारंभिक परीक्षा के लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग विज्ञान एवं पर्यावरण की बात करें तो इसका मूल्य है 139 रुपए। किंतु यदि आप इसे कोरियर द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं तो मध्य प्रदेश सामान्य अध्ययन जिसका मूल्य 399 है वो आपको डिस्काउंट प्राइस पर 220 रुपए के साथ उपलब्ध हो जाएगी। याद रहे इसमें 40 रुपए कोरियर चार्ज इंक्लूडेड है। मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ भी आपको 220 रुपए में प्राप्त हो जाएगी, इसमें भी 40 रुपए कुरियर चार्ज इंक्लूडेड रहेगा। विज्ञान एवं पर्यावरण की बात करें तो ये आपको 70 रुपयों में प्राप्त हो जाएगी, इसके साथ भी 40 रुपए कुरियर चार्ज इंक्लूडेड है। ये यूनिट 7 रहेगा विज्ञान एवं पर्यावरण का। एमपीजी के और यूनिट 7 290 रुपए में 40 रुपए कुरियर चार्ज के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। मध्य प्रदेश वस्तुनिष्ठ और यूनिट 7 290 रुपयों में 40 रुपए कुरियर चार्ज के साथ आप प्राप्त कर सकते हैं। ये आपको कॉम्बो पैक के अंतर्गत प्राप्त होंगी। ये जो नंबर आप देख रहे हैं इन पर संपर्क करके व्हाट्सएप मैसेज करके आप इन पुस्तकों को अभी कुरियर द्वारा अपने घर पर प्राप्त कर सकते हैं। सभी साथियों को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है परीक्षा धाम के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं परीक्षा धाम के मध्य प्रदेश परीक्षा धाम के अध्याय 4 की, जिसका शीर्षक है मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। तो चलिए शुरू करते हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इस नक्शे को। इस नक्शे में हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। इसके अंतर्गत हमने इसे 3 श्रेणियों में विभक्त कर दिया है। ये 3 श्रेणियां कौन सी है? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। अगर बात करें मध्य उच्च प्रदेश की तो कौन कौन से क्षेत्र हैं जो मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? इसमें नाम आता है मध्य भारत के पठार का, दूसरा नाम आता है बुंदेलखंड वाले हिस्से का, तीसरा नाम है मालवा का पठार, अगला नाम है रीवा पन्ना पठार का, और एक और नाम इसमें आता है जुड़ा हुआ है वो है नर्मदा घाटी। याद रखिए ये मध्य उच्च प्रदेश की मैं बात कर रहा हूँ। आपको ये मैं एक बार पुनः रिवीजन कराऊंगा। चूँकि आप स्क्रीन पर अभी नक्शे को देख रहे हैं तो मैं ये चाह रहा था कि आप नक्शे को देखते हुए इन बातों को समझ जाएं। दूसरा हिस्सा इसका सतपुड़ा श्रेणी का है, जिसमें पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी आती है। आप देख रहे हैं यहाँ लिखा हुआ है सतपुड़ा मैकाल श्रेणी। इसके बाद जो तीसरा हिस्सा है वो है बघेलखंड का पठार वाला हिस्सा, जो कि पूर्वी ही तरफ है, पूर्वी हिस्से में है, इसलिए ये पूर्वी पठार कहलाता है। आइए छोटा सा रिवीजन और कर लेते हैं एक बार। देखिए मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन, इसके अंतर्गत आप देख रहे हैं मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार को। अगर बात करें मध्य उच्च प्रदेश की तो इसमें हमने क्या क्या देखना है? मध्य भारत का पठार, बुंदेलखंड का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और नर्मदा घाटी। अगर बात करें सतपुड़ा श्रेणी की तो इसमें फिर 3 हिस्से हैं, पश्चिमी श्रेणी, मध्य श्रेणी और पूर्वी श्रेणी। अगर बात करें पश्चिमी श्रेणी की तो इसके अंतर्गत हमें देखना है राजपीपला, मध्य श्रेणी के अंतर्गत महादेव और पूर्वी श्रेणी के अंतर्गत मैकाल श्रेणी। वहीं पूर्वी पठार में हम बात कर रहे हैं बघेलखंड की या बघेलखंड के पठार की, जिसे पूर्वी पठार कहा जाता है। इसे ही अभी हमने नक्शे में समझा था। अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं
मध्य भारत के पठार की, जिसको हम मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति की। मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में यह अवस्थित है। किसकी बात कर रहे हैं हम? मध्य भारत के पठार की। आप चाहें तो यहाँ पर इसे इस तरह से देख सकते हैं। ये जो हिस्सा है ये मध्य भारत का पठार है ना? इसकी हमने अभी अवस्थिति देखी। जो याद रखने वाली बात है वो है इसकी अवस्थिति को, जो जिस तरह से हमने अक्षांश में बताया है ना? क्या बताया मैंने आपको? मध्य प्रदेश के उत्तर पश्चिम में, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे, 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट उत्तरी अक्षांश और 74 डिग्री 50 मिनट से 79 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर में ये अवस्थित है। इसके बाद बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो अगर मध्य भारत के पठार के क्षेत्रफल की बात करें तो मध्य भारत का पठार मध्य प्रदेश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.7% है। यह आप याद रखेंगे। इसके पश्चात बात करते हैं निर्माण की। तो इस पठार का निर्माण मुख्यतः विंध्य शैल समूह के अपर्दन तथा नदियों के निक्षेपों से हुआ है। इसके पश्चात बारी आती है इसके प्रमुख जिलों की, संबंधित प्रमुख जिले। तो नाम आता है सबसे पहले नीमच का, इसके बाद नाम आता है श्योपुर का, फिर नाम आता है मुरैना का और भिंड का, और उसके बाद नाम आता है ग्वालियर और शिवपुरी का। फिर बारी आती है जलवायु की। अगर बात करें जलवायु की तो यहाँ पर विषम जलवायु पाई जाती है। विषम जलवायु से तात्पर्य है कि ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक गर्म और शीत ऋतु में अत्यधिक ठंड। इसके पश्चात बात करते हैं वर्षा की। तो इस क्षेत्र में औसत वर्षा लगभग 50 से 75 सेंटीमीटर के आसपास होती है, अर्थात यह अल्प वर्षा वाला क्षेत्र है, लेकिन जलवायु जो है यहाँ की विषम है। ये बात आप याद रखेंगे। इसके पश्चात जिक्र करते हैं वन का। तो शुष्क कटीले पर्णपाती वन यहाँ पर पाए जाते हैं, जैसे उदाहरणार्थ बात कर सकते हैं खैर, बबूल, पलाश आदि की। इसके पश्चात बारी आती है मिट्टी की। तो यहाँ पर जलोढ़ और कछारी मृदा पाई जाती है। जलोढ़ व कछारी मृदा यहाँ पर पाई जाती है। इसके मिट्टी के पश्चात बात करते हैं फसल की। प्रमुख फसलों की अगर बात करें तो यहाँ पर सरसों, ज्वार, तिल, गेहूँ आदि यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। फिर जिक्र होता है नदियों का। तो प्रमुख नदियाँ जो है वो है चंबल, सिंध, काली सिंध, पार्वती, क्वारी, सीप आदि। विशेष अगर हम बात करें तो उसके अंतर्गत 2 बिंदु याद रखिएगा। मध्य भारत के पठार को सरसों की हांडी कहा जाता है। दूसरा, यह बीहड़ प्रभावित प्राकृतिक क्षेत्र है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मध्य भारत का पठार वाला जो सेक्शन है, जो हिस्सा है, ये बखूबी समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। आपको नक्शे पर इसकी अवस्थिति पता ही है। हम बात कर रहे हैं बुंदेलखंड के पठार की। चलिए, सबसे पहले हम इसमें भी इसकी स्थिति के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मध्य भारत के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है बुंदेलखंड का पठार। आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि जो स्थिति है उसका आप ध्यान रखेंगे। जब मैं आपसे कहता हूँ कि भारत के पूर्व में तथा रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में स्थित है मध्य भारत के पूर्व में, तो मेरा ऐसा मानना है कि आप अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से ये देख लेते हैं नक्शे में
जो मैं स्थिति आपको बताता हूँ, है ना। तो मैंने आपसे यही कहा कि मध्य भारत के पूर्व में और रीवा पन्ना के पठार के उत्तर पश्चिम में ये स्थित है। इसके विस्तार की अगर बात करें तो 24 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 22 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 77 डिग्री 51 मिनट से 80 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य में ये है। इसके बाद स्थिति के बाद चर्चा करते हैं इसके क्षेत्रफल पर। तो अगर बुंदेलखंड के पठार के क्षेत्रफल की बात करें तो बुंदेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 7.7% है ना। कितना है? 7.7%। इसके पश्चात बारी आती है संबंधित प्रमुख जिलों की। तो प्रमुख जिलों की अगर बात करें इससे संबंधित तो वो हैं दतिया, इसके बाद नाम आता है सागर का, फिर अशोकनगर, टीकमगढ़, निवाड़ी, छतरपुर और पन्ना, ये संबंधित प्रमुख जिले हैं। इसके बाद चर्चा करते हैं जलवायु की कि जलवायु यहाँ पर कैसी है। तो मैं आपको बता दूं कि ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्म है और शीत ऋतु में अधिक ठंडी है। आप ऐसा कह सकते हैं कि ये लगभग विषम जलवायु के जैसी है। इसके पश्चात जिक्र होता है वर्षा का। तो औसत वर्षा यहाँ पर होती है लगभग 75 से 100 सेंटीमीटर। फिर जिक्र आता है वन का। तो तेंदुपत्ता, महुआ, बबूल, खैर, नीम आदि यहाँ पर पाए जाते हैं। इसके पश्चात हम बात करते हैं मिट्टी की। तो यहाँ पर मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। मिश्रित में आप नाम याद रखिएगा, लाल और काली मिट्टी। मिट्टी के बाद बात करते हैं फसल की। तो यहाँ की जो प्रमुख फसलें हैं वो हैं गेहूँ, ज्वार और तिल आदि। फसलों के बाद बारी आती है नदियों की। तो नदियों में मैं आपको बता दूं कि यहाँ की प्रमुख नदियाँ जो है वो है बेतवा, सिंध, धसान, उर्मिल, जामनी आदि। इसके बाद जिक्र आता है खनिज का। तो प्रमुख खनिज जो है यहाँ का बुंदेलखंड के पठार का वो है हीरा, चूना पत्थर आदि। यहाँ पर एक बात लिखी हुई है, बड़ी मज़ेदार है। किसी रेस्टोरेंट में दोस्तों के साथ खाना खाने के बाद लेट मी पे, कीप द चेंज जैसे डायलॉग बोलना चाहते हो तो पढ़ते रहो। अब बात कर लेते हैं बुंदेलखंड के पठार के ही अंतर्गत कुछ विशेष तथ्यों की, विशेष बातों की। पहली तो ये है कि बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है, जिसकी ऊंचाई जो है वो 1172 मीटर है। इसके बाद बुंदेलखंड की गंगा बेतवा नदी को कहा जाता है। और तीसरा बिंदु है कि मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र बुंदेलखंड का पठार है। उम्मीद है कि आपको ये तीनों बातें स्मरण में रहेंगी। अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चर्चा करते हैं, बात करते हैं मालवा के पठार की। मालवा का पठार, सबसे पहले बात करते हैं इसकी स्थिति की। मालवा का पठार मध्य प्रदेश के पश्चिम भाग में स्थित है। इसका विस्तार 22 डिग्री 17 मिनट से 25 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 74 डिग्री 20 मिनट से 79 डिग्री 20 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। आपको पता होगा मालवा का पठार मैंने आपको नक्शे में दिखाया था, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है मालवा का पठार। अब स्थिति को देखने के समझने के बाद हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। तो मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल के लगभग 28% भाग पर यह विस्तृत है। याद रखिएगा, अब तक जो हमने पढ़े हैं उसमें ये अधिक प्रतिशत है, 28% भाग पर यह विस्तृत है। इसके पश्चात बारी आती है निर्माण की। तो इसमें मैं आपको बता दूं, दक्कन ट्रैप की लावा तथा बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से इसका निर्माण हुआ है मालवा के पठार का। संबंधित प्रमुख जिलों की अगर हम यहाँ पर बात करें, चर्चा करें, तो सबसे पहले नाम आता है इंदौर का, फिर उज्जैन, देवास, आगरमालवा, रतलाम, धार और झाबुआ। इसके पश्चात जब हमने संबंधित प्रमुख जिले देख लिए हैं तो बात करते हैं
जलवायु की। तो यहाँ की जलवायु की अगर बात करें तो समशीतोष्ण जलवायु है यहाँ पर जो पाई जाती है, यानी समशीतोष्ण से तात्पर्य है ग्रीष्म ऋतु में साधारण गर्म और शीत ऋतु में साधारण ठंड। इसके पश्चात बात करते हैं वर्षा की। तो वर्षा इस क्षेत्र में 50 से 75 सेंटीमीटर होती है। बात करें अगर वन की तो शुष्क पर्णपाती वन है, बबूल, पलाश, तेंदुपत्ता आदि। फिर जिक्र आता है मिट्टी का। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, काली मिट्टी पाई जाती है। हम किसकी बात कर रहे हैं? मालवा के पठार की। फिर फसल की बात करते हैं। सोयाबीन, कपास, गेहूं, ज्वार तथा मूंगफली यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। फसलों के बाद जिक्र आता है नदियों का। चंबल, क्षिप्रा, पार्वती, गंभीर, खान, माही आदि यहाँ पर नदियाँ हैं। विशेष बात आप ध्यान रखेंगे, यह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा प्राकृतिक क्षेत्र है। इसे गेहूं की डलिया यानी बास्केट ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। कर्क रेखा मालवा के मध्य से गुजरती है, ये बात आपको याद रखनी है। और अंतिम बिंदु के तौर पर, विशेष बात के तौर पर, मालवा के पठार में आप याद रख सकते हैं कि मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी सिगार चोटी है जो 881 मीटर, और अन्य चोटी जानापाव जो कि 854 मीटर, धजारी 810 मीटर, और यह तीनों इंदौर जिले में स्थित हैं। एक और मुख्य बात वो ये है कि मालवा की जलवायु को चीनी यात्री फायान ने विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है। किसने कहा है? चीनी यात्री फायान ने। किसको कहा है? मालवा की जलवायु को। क्या कहा है? विश्व की श्रेष्ठ जलवायु। उम्मीद है दोस्तों कि आपको यह वीडियो में दी गई जानकारी, प्रदत्त जानकारी संपूर्ण रूप से समझ में आई होगी और आपने इसी श्रृंखला में हमारे जो पिछले वीडियोज़ हैं उन्हें ज़रूर देख लिया होगा। आपसे यही उम्मीद है, आशा है, अपेक्षा है कि यदि ये वीडियो आपको पसंद आया है तो आप ज़रूर इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे अपने साथियों के साथ, ताकि उन्हें भी ये जानकारी प्राप्त हो। जल्द ही आपसे पुनः मुलाकात होगी अगली नई जानकारी के साथ, नए अध्याय के साथ, नए वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार।